नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका पुनः हमारे YouTube चैनल पर। पिछले वीडियो में कृष्ण की ऐतिहासिकता पर लगे आक्षेपों को दूर करते हुए जाना कि किस तरह से पाश्चात्य विद्वानों ने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए हमारे इतिहास को दबाया कुचला और पुनः अपने ही रूप में उसे प्रस्तुत करने की साजिश की। आज हमारा विषय कृष्ण की ऐतिहासिकता पर लगे उन आक्षेपों को जो कि और भी ज़्यादा हैं, उन पर भी थोड़ा चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर कारण क्या है हमारे यहाँ की महाभारत और रामायण को इतिहास ना मानने का। पाश्चात्य विपश्चितों के माध्यम से वो क्यों नहीं मानते। कृष्ण की ऐतिहासिकता महाभारत की प्रामाणिकता पर निर्भर है। यदि महाभारत का ऐतिहासिक महाकाव्य भारतीय इतिहास के प्रामाणिक ग्रंथ के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है तो उसके प्रमुख पात्र कृष्ण की ऐतिहासिक स्थिति के संबंध में भी निस्संदेह विश्वास किया जा सकता है। अतः यहाँ महाभारत की ऐतिहासिकता पर विचार करना आवश्यक है, क्योंकि ऐसा किए बिना कृष्ण चरित्र की वास्तविकता संदेहास्पद ही रहेगी। रामायण और महाभारत के प्रमुख इतिहास ग्रंथ माने गए हैं। ये दो भारत के प्रमुख इतिहास ग्रंथ हैं। यद्यपि पाश्चात्य दृष्टिकोण के इतिहास लेखकों ने उसको उतना महत्व नहीं दिया। ऐसे लोगों का कथन है कि महाभारत में असत्य, असंभव तथा इतिहास विरुद्ध घटनाओं का बाहुल्य है, अतः उसे प्रामाणिक इतिहास कैसे स्वीकार किया जा सकता है, ये उनका प्रश्न है। उपर्युक्त कथन में कुछ स्वल्प तो सत्य प्रतीत होता है, क्योंकि प्रक्षेप श्लोकों का समाविष्ट होने से ऐतिहासिक मूल महाभारत का लोप हो चुका है। तो हमें प्रक्षेप श्लोकों को ढूंढ के सबसे पहले उसे छोड़ना होगा और जो मूल ग्रंथ महाभारत के श्लोक हैं, पद्य हैं, उन्हें स्वीकार करना होगा। परंतु इससे उसके वास्तविक और ऐतिहासिक महत्व की उपेक्षा हम नहीं कर सकते। यूरोपीय विद्वानों द्वारा प्रामाणिक समझे जाने वाले ग्रीक, रोमन आदि इतिहास ग्रंथों में भी नाना असंभव तथा अस्वाभाविक घटनाओं का समावेश मिलता है, किंतु वे प्रमाण कोटि से बहिष्कृत नहीं समझे जाते। पुनः महाभारत को इतिहास ग्रंथ की कोटि में पृथक करने का आग्रह क्यों है? क्यों इतिहास ग्रंथ उसे नहीं रखते? संभवतः पाश्चात्य चिंतकों की यह धारणा है कि महाभारत एक छंदोबद्ध महाकाव्य है, यानी एपिक है। उनकी दृष्टि में श्लोकबद्ध महाकाव्य यानी काव्य जिसे पोइट्री की श्रेणी में तो रखा जा सकता है, परंतु इतिहास की कोटि में नहीं रखा जा सकता। बात यह है कि पाश्चात्य परिपाटी के अनुसार इतिहास ग्रंथ पद्य में नहीं लिखे जाते, अतः संस्कृत के पद्यात्मक ऐतिहासिक महाकाव्यों को इतिहास ग्रंथ मानने में पश्चिमी विद्वानों को संकोच होता है। परंतु उनकी यह धारणा भारतीय वाङ्मय की लेखनी शैली तथा वैशिष्ट्य में उनकी अनभिज्ञता को ही सूचित करती है। संस्कृत साहित्य की यह विशेषता है कि उसमें लगभग सभी विषयों की ग्रंथों की रचना पद्य शैली में हुई है। पद्य की तुलना में संस्कृत में गद्य मूल रचनाएं न्यून ही हैं। जो भी हैं वे भाष्य, टीका या व्याख्या रूप में हैं। मूल ग्रंथ पद्यात्मक ही हैं। मौलिक शास्त्र ग्रंथ यहाँ तक कि गणित, आयुर्वेद, ज्योतिष आदि भौतिक विद्याओं के ग्रंथ भी पद्य शैली में ही लिखे गए हैं। इस प्रकार जैसे दर्शन, धर्म, तर्क आदि के ग्रंथ भी पद्यात्मक रूप में प्रस्तुत किए गए हैं, संस्कृत वाङ्मय का अधिकांश अनुष्टुप छंद में उपलब्ध होता है। अतः श्लोकबद्ध होने मात्र से महाभारत के ऐतिहासिक महत्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। यह तो ऐतिहासिक महत्व को, यानी ये महाकवि और महान इतिहासज्ञ कृष्णद्वैपायन की रचना चातुरी और उन्होंने भारतीय इतिहास के गौरवमय आख्यान को पद्यबद्ध कर दिया। ये उनकी बुद्धि थी, इतनी ऊंची बुद्धि के धनी थे कि इतिहास को भी पद्यबद्ध करने का उनमें सामर्थ्य था। उनकी लेखनी में इतनी ताकत थी। जर्मन विद्वान वेबर ने अपने दुराग्रहवश महाभारत की प्राचीनता को संदेह की दृष्टि से देखा है। उसने इस ग्रंथ की अर्वाचीनता को सिद्ध करने के लिए कुछ विचित्र हेतु दिए हैं। उसके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में नियुक्त यूनानी राजदूत मेगस्थनीज ने अपनी महाभारत यानी कि अपनी भारत यात्रा संबंधी पुस्तक में महाभारत का उल्लेख नहीं किया, अतः महाभारत को प्राचीन नहीं माना जा सकता। वेबर के अनुसार इसका रचना काल ईसवी सन की प्रथम शताब्दी के आसपास माना जा सकता है। वेबर के शब्द उसी की भाषा में ये हैं
Since Megasthenes says nothing of this epic, it is not improbable hypothesis that its origin is to be placed in the interval between his time and that Chrysostom, some European visitor of India who heard महाभारत from a sailor. Chrysostom उन्हें कहा जाता है, वो आए थे यहाँ सेलर से, फिर उन्होंने महाभारत को सुना, तब जाने, उसके पूर्व नहीं. For what ignorant sailor took note of would hardly have escaped his observation. अर्थात मेगास्थनीज महाभारत के विषय में कुछ नहीं कहता, इसलिए यह अनुमान लगाना संभव नहीं होगा कि इसका निर्माण काल मेगास्थनीज और क्राइसोस्टोम, कोई यूरोपीय यात्री जिसने किसी नाविक से महाभारत की कथा सुनी, के समय के बीच में है. यह अनुमान इसलिए सत्य है कि एक साधारण नाविक को जिस ग्रंथ का ज्ञान है वह मेगास्थनीज की दृष्टि से ओझल कैसे रह पाता. इसी निस्तार हेतु को देकर वेबर महाशय महाभारत की अर्वाचीनता सिद्ध करना चाहते हैं, जो कि गलत है. मेगास्थनीज का संदर्भ देते समय वेबर यह भूल जाते हैं कि उस यूनानी यात्री द्वारा लिखित संपूर्ण भारत वृत्तांत संप्रति उपलब्ध नहीं है. अन्य ग्रंथों में इस यात्रा वृत्तांत के जो उद्धरण मिले उन्हें ही एकत्रित कर मेगास्थनीज की भारत यात्रा के नाम से प्रकाशित कर दिया गया. अतः मूल ग्रंथ के अभाव में वेबर का यह निर्णय दे देना कि उसमें महाभारत का उल्लेख नहीं मिलता अनुचित है. यह तो और भी विचित्र बात है कि एक विदेशी यात्री के द्वारा उल्लेख न किए जाने मात्र से एक ऐसे ग्रंथ के अस्तित्व को हम नकार दें कि जो भारत के जनजीवन के भीतर प्रवेश कर चुका है, सांसों में बसता है, जो उसे आप कैसे ठुकरा पाओगे. जो लोग महाभारत के पात्रों को प्रतीक, रूपक और कल्पना मानकर कपोल कल्पित सिद्ध करना चाहते हैं, उनकी कुछ चर्चा की जा चुकी है. ऐसे व्यक्तियों को ज्ञात होना चाहिए कि वास्तविक इतिहास और प्रतीक योजना अथवा रूपक विधान में स्पष्ट अंतर होता है.